नमस्कार, स्वागत है हमारी खास पेशकश ये दिवाली मुनाफे वाली। क्या ये दिवाली में मुनाफा और बढ़ेगा और अगली दिवाली तक का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, किन खबरों का ध्यान रखना है और कौन सी ऐसे इवेंट होंगे जो कि हमारे एक साल की स्ट्रैटेजी को डिसाइड करेंगे, कौन सी पॉकेट्स होंगी, कौन से सेक्टर्स होंगे जहां पर कि हमें फोकस करना है। इन सभी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ काफ़ी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र चौकसी सर, एमडी हैं डीआर चौकसी फिनसर्व से। देवेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू सो मच विवेक। दिवाली की आपको भी खूब खूब शुभकामनाएं है। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबके जीवन में सुख संपत्ति शांति खूब भरपूर मिले और एक साल नहीं पर अनेक सालों के लिए आप ये जर्नी लाइफ की बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करें। शुक्रिया सर। सर मैं शुरू करता हूं सर। शेयर बाजार में लोगों की जुबान पर केवल एक ही क्वेश्चन चल रहा है इस समय कि क्या ये मार्केट अभी बढ़ेगा या यहां से और अभी गिर सकता है, क्या संभावना है सर? सो आई थिंक एक नजरिए से देखते हैं कि अगले 10 साल के अंदर हम क्या प्रक्रिया देखने जा रहे हैं। हम्म। 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, वो करीबन 12 ट्रिलियन डॉलर की तरफ जा रही है। 5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, वो करीबन 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप बनने जा रहा है। तो एक्चुअली साइज ऑफ द इकोनॉमी एंड साइज ऑफ द मार्केट यहाँ से 3 गुना बढ़ने जा रहे हैं। अगर ये 3 गुना ग्रोथ अगले 10 साल में दिख रहा है तो दैट मीन्स कि जिन्होंने अपने पैसे को संभाल के इन्वेस्ट किया है उनके लिए ग्रोथ अच्छा कमाना बिल्कुल संभवित है, इसमें कोई बिल्कुल। चिंता की बात नहीं है। बट एक चीज का जो वर्ड जो मैंने बीच में यूज किया, संभाल के इन्वेस्ट करना है, वो चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। क्योंकि हम मानते हैं कि जब ये तेजी का दौर आता है तभी हम लोग रिस्क नहीं देखते हैं, हम लोग खाली नैरेटिव देखते हैं। राइट। यहाँ पे मेरा ऐसा एक मानना है कि आपको हर समय के अंदर रिस्क को भी देखना पड़ेगा वाइल बिल्डिंग द नैरेटिव। तो एक चीज के ऊपर आप ध्यान दें। दूसरी तरफ देखें तो आई थिंक इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन बढ़ने जा रहा है। करीबन $2800 पर कैपिटा इनकम जो आज की तारीख में है वो बढ़ के $10,000 की पर कैपिटा इनकम, यानी 3 गुनी इनकम, यानी 3 गुनी से ज्यादा इनकम बढ़ने के अगले 10 साल के अंदर यहाँ पे प्रोसेस चालू है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे इनकम बढ़ती है तो हिसाब से कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ उसके साथ में जुड़ जाता है। तो आई थिंक ये चीज को ध्यान रखें तो कंजम्पशन रिलेटेड बिजनेस के ऊपर भी आपका एक फोकस होना चाहिए। जो नए जनरेशन के जो बिजनेस है रिन्यूएबल के साथ में जुड़े हुए हैं बिजनेस, उनके ऊपर आपका एक फोकस होना चाहिए। जो बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी है जो रिटेल लैंडिंग करती है, हाउसिंग लैंडिंग करती है या कंज्यूमर क्रेडिट को बढ़ावा देती है, उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो कंजम्पशन के ऊपर फोकस रखिए, लैंडिंग के ऊपर फोकस रखिए, और जो कैपिटल गुड क्षेत्र है जिसके साथ में आईटी भी जुड़ा हुआ है उनके ऊपर फोकस रखिए। क्योंकि इंजीनियरिंग एंड आईटी का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको अगले 10 साल तक या उससे ज्यादा सेम पावर देगा जो हमने 90s के डिकेड के अंदर आईटी कंपनीज पे देखा। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी मिल रही है। मे बी एक दिवाली ना सोचे, 10 साल का प्लानिंग करें और प्लान को हर टाइम रिव्यू करते रहे, आई थिंक बेटर अप्रोच। बिल्कुल। आपने सर बैंकिंग की बात की, कैपिटल गुड्स की बात की, आईटी की बात की। सर क्योंकि ये लीडिंग सेक्टर हैं, बैंकिंग प्लस आईटी मिलकर ही हाफ मार्केट तो पूरा रन कर देते हैं, क्योंकि निफ्टी में इनका वेटेज इतना हाई है। सर अगर इनमें मैं बात करूं कि बैंकिंग में या आईटी में अगर हमें किसी पॉकेट में जाना है, तो बैंकिंग भी एक वास्ट है क्योंकि एनबीएफसीज भी जुड़ी हुई हैं उसमें। आईटी में भी मिड कैप आईटी का एक अलग पॉकेट है। कहाँ पर सर ज़्यादा फोकस करें अगले 1-2 साल के लिए, 10 सालों के लिए? आई थिंक रिटेल फाइनेंस लुक्स प्रेटी सेट। ओके। उसके अंदर जो कंपनियां जैसे कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं वो अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर काम करती है, तो वो कंपनियों के ऊपर ध्यान अच्छा रहता है काम करने का। एक तरफ वो ई कॉमर्स सेगमेंट के साथ में जुड़ जाते हैं, तो वट एवर द ई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटी विच इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी, बजाज फाइनेंस इज बेसिकली बिल्डिंग देयर बुक ओवर देयर। जो बोलते हैं कि जीरो ईएमआई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के साथ में वो लोग जुड़ जाते हैं एंड दे आर ऑफरिंग देयर क्रेडिट्स ओवर। दूसरी तरफ आप देखें तो ग्रोथ बनता है जो रिटेल स्टोर्स है उनके अंदर जो ग्रोथ बनता है।
वहां पे भी बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां जुड़ जाती है, क्योंकि हर रिटेल स्टोर के अंदर जो कंज्यूमर आता है उसको आप 10 मिनट में फंड्स दे सकते हो, तो उसके अंदर भी वो लोग जुड़ जाते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम दे आर आल्सो कैटरिंग टू एसएमई सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के, जहाँ पे आई थिंक ग्रोथ अच्छा है। जैसे एक नया मॉडल बन के बाहर आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, मालूम है, बट बैटरी एज अ सर्विस, जो एमजी के साथ में अभी नया कारोबार चालू हुआ है। और काफी स्टोरेज ऑफ बैटरी के अंदर जो काफी एप्लीकेशंस है, वो सब के अंदर बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां रिटेल लेंडिंग करती है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक जो कंपनी के पास एक निश है ऑपरेट करने की, वो निश के साथ में आप जुड़ जाते हो, तो आई थिंक आपका सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाता है आप बिजनेस के अंदर। सो आई थिंक दैट इज हाउ वी लुक एट रिस्पेक्टिव कंपनीज फ्रॉम। बिल्कुल। तो सर ने बता दिया है कि कौन सी पॉकेट्स हैं जहां पर कि आपको फोकस करना चाहिए अगले कुछ सालों के लिए। लेकिन सर इस समय जो मार्केट में एक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और खतरे का हमने इम्पैक्ट भी देखा, वो था एफआईज की सेलिंग। क्या लगता है सर ये कब तक रुकेगी, और डीआईज पर इतना कैश है कि ये कब तक एफआईज की सेलिंग को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, और कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा सर, क्योंकि लगातार वो 5-5 हज़ार करोड़ की डेली सेलिंग कर जाते हैं। तो आई थिंक उसमें मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि वो जो सेलिंग कर रहे हैं वो ट्रेडर्स है। ट्रेडर्स का काम है कि एक बार बेचना, बाद में दूसरे दिन लेना, तो वो ट्रेडिंग करते हैं। जो एफआई आज की तारीख में ट्रेडिंग करके मार्केट में से पैसा बाहर लेके जा रही है, वही पैसा वापस ट्रेडिंग के लिए वापस लेके आएगी। तो उसमें मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री आई फील के दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सम ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जिनको ये समय के अंदर इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जो अपना दूसरा सवाल आपने जो पूछा कि डोमेस्टिक के पास क्या इतना पैसा है, आंसर सिंपल है। अगर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अंदर आप 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बनाते हो, तो 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती है ये साल के अंदर। तो इसके अंदर अमाउंट विल इंक्रीज ओनली बाय द सेम प्रोपोर्शन। तो विच मीन्स के न्यू मनी इज ऑलरेडी कमिंग इनटू द सिस्टम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। 1 ट्रिलियन में से करीबन 60% पैसा गोल्ड और हाउसिंग में जाता है, यानी 600 बिलियन। बाकी का 40 बिलियन है, उसमें से फंड्स फाइनेंशियल एसेट्स में आते हैं। इंश्योरेंस है, पेंशन फंड है, म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट इक्विटी है, उनमें आते हैं। तो ये जो नए पैसे इकोनॉमी के साथ में आते हैं मार्केट के अंदर, ये प्रक्रिया तो चालू रहने वाली है। क्योंकि अगर आपको 2035 में 12 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप दिखता है, तो आज की जो इकोनॉमी की साइज है, उतनी साइज का तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो जाएगा इकोनॉमी में 10 साल के अंदर। तो दैट मींस दिस मनी इज गोइंग टू कम बिग टाइम इनटू आवर इकोनॉमी। तो उसमें मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। आई थिंक दैट पार्ट इज डेफिनेटली आई थिंक कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी का ग्रोथ चालू रहेगा, इन्वेस्टमेंट का पैसा मार्केट में आते रहेगा। जी सर, क्वार्टरली रिजल्ट्स अब चूंकि ऑलमोस्ट ओवर होने की तरफ हैं, Q2 के, कैसा आपका एनालिसिस रहा? किन पॉकेट्स में आपको लगा कि अच्छी ग्रोथ आई है, या आपको लगा कि कहीं अर्निंग स्टॉप आउट होती हुई दिखाई दी है? कहाँ से दूर रहें, कहाँ पर निवेश करें? जो जहाँ पे ज्यादा कन्विक्शन ज्यादा बना है उसके अंदर कंपनियां जिन्होंने अपने फोकस एरिया के अंदर दो चीज का उपयोग किया है। एक तो सबसे पहला, जिन्होंने अपने कॉस्ट घटाने के लिए मेहनत की है, वो कंपनियां अच्छे नफा के नतीजे के साथ में आई है। और दूसरी तरफ जो कंपनियां अपना सेल्स बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, तो उनके लिए आई थिंक काफी हद तक नंबर्स अच्छे आए। अगर उसको रेफरेंस के साथ में जोड़ दूं, तो आई थिंक सपोज फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज है, डिपॉजिटरी है, रजिस्ट्रार्स है, ब्रोकर्स हैं, उनके नतीजे अच्छे आए हैं। बिकॉज उनका पूरे का पूरा कारोबार है वो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स के साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो इंजीनियरिंग आर एंड डी कंपनीज के अंदर शायद एक क्वार्टर के अंदर इतना जोर से नहीं आना नया है पर्टिकुलर बिजनेस। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज लाइकली टू इंक्रीज इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, क्योंकि ऑर्डर बुक की पोजीशन उनके पास स्ट्रांग है। थोड़ा बहुत सेकंड क्वार्टर म्यूटेड मान के चलिए आप, क्योंकि इलेक्शन जून में कंप्लीट होने के बाद, जुलाई में बजट आने के बाद गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग का कार्यक्रम चालू किया है। तो करीबन 3-4 महीना लैग इफेक्ट है ये साल के अंदर, इसलिए आपको शायद सेकंड क्वार्टर का वर्किंग इतना इंप्रेसिव नहीं दिख रहा है। बट दिस लैग इफेक्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द ऑप्टिक्स।
in the third and fourth quarter. So I would remain relatively more optimistic and positive about the third and fourth quarter vis-a-vis analyzing the results of second quarter. जी। तो सर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में मतलब कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर कि हमें अर्निंग्स ज़्यादा अच्छी दिखाई देंगी? कमोडिटी ओके। कमोडिटी के अंदर आई थिंक अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में स्पेंड होता है, तो स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो ओके। उनका जो ऑफटेक है वो ऑफटेक थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में बढ़ के आएगा, ओके। बिकॉज ऑफ वेरियस यूजर इंडस्ट्रीज जो ये मटेरियल कंज्यूम करती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ आप देखो तो थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के अंदर जो ज्यादातर ग्रोथ आएगा वो फाइनेंस कंपनी में भी आएगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी फाइनेंशियलाइजेशन की प्रक्रिया बताई, वो हिसाब से लैंडिंग की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ग्रोथ विल कंटिन्यू इन इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर इवन इन दैट सेगमेंट। एंड आई थिंक द सेगमेंट लाइक इंजीनियरिंग आर&डी के जो लोग को निश कस्टमर को कैटर करते हैं, इनके पास ओवरऑल क्षमता है कि जहाँ पे सपोज ऑटोनोमस ड्राइविंग का बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल कंपनियां जिनके पास इंजीनियरिंग आर&डी की फैसिलिटी है, से फॉर एग्जांपल कंपनियां जिनका बिजनेस मॉडल सीडीएमओ एंड एपीआई से जुड़ा हुआ है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है या केमिकल कंपनीज है, जी। तो ये टाइप के कारोबार को मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 3 क्वार्टर के अंदर, 4 क्वार्टर के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास एवेन्यूज बढ़ते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो फार्मा, सीमेंट, मेटल, इन सभी कंपनीज पर फोकस रखना चाहिए अगले 2 क्वार्टर्स खास तौर से, जहां पर कि नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। सर एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि नेक्स्ट वीक होने जा रहा है वो है यूएस में इलेक्शन। क्या लगता है सर, डोनाल्ड ट्रंप जीते तो इंडियन मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, या कमला हैरिस जीती हैं तो क्या होगा? और साथ ही उसके 2 दिन बाद ही फेड की मीटिंग भी आ रही है, जिसमें कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा या नहीं होगा। कैसे देख रहे हैं सर दोनों इवेंट्स को? ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के अंदर होपफुली रिपब्लिकन्स आर कमिंग बैक इनटू द पावर। ओके। अगर रिपब्लिकन्स पावर में वापस आते हैं तो उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है कि मेड इन अमेरिका बनाओ। एंड अगर इफ दे आर यूजिंग दी मेड इन अमेरिका का जो प्रोग्राम रन करते हैं, तो एक चीज उभर के आएगी कि आई थिंक वी विल बी प्रोवाइडिंग ऑल दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कंट्री लाइक अमेरिका, दे विल बी चाइना इन इंडिया ओनली। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक चाइना का अगेंस्ट इंडिया का प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा ट्रम्प आते हैं तो, और आई थिंक दैट शुड हेल्प आवर कंपनीज टू बिकम ग्लोबल कंपनीज। आज की तारीख में आप देखें तो बिकॉज ऑफ द रिन्यूएबल का जो कारोबार है, तो कंपनीज लाइक वैरी जो रिसेंटली लिस्टेड हुई है, दे हैव पुट अप देयर प्लांट इन अमेरिका। देयर आर सेवरल अदर कंपनीज व्हिच आर पुटिंग अक्रॉस देयर बिजनेस इन अमेरिका। इफ अमेरिका ओपन्स अप, then Indian companies can become truly multinational companies. So in my viewpoint, I think this is a big possibility, big opportunity. Uh, and that is where probably I think one can argue for uh, relatively progressive government into the United States of America. जी। सर जब ट्रंप आए थे लास्ट टाइम तो जो कमोडिटीज़ की कीमतें थीं वो एक रेंज में फंस गई थी, स्पेशली क्रूड ऑयल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। वो बहुत ज़्यादा अच्छा तेज़ नहीं चल पाया था। और ग्लोबली जियोपॉलिटिकली एस्केलेशन ओरिजिनली नहीं हुए थे, आर्टिफिशियली बातें हो रही थी। उस समय नॉर्थ कोरिया फोकस में था कि नॉर्थ कोरिया वालों से रोज़ बातचीत होती थी, एस्केलेशन होता था, बातचीत होती थी, केवल बातचीत का एस्केलेशन होता था। लेकिन अभी इनके एरा में तो 2 वॉर शुरू हो चुके हैं। सर क्या लगता है आपको, जियोपॉलिटिकल रिस्क घटेगा या और बढ़ जाएगा? मेरे ख्याल से ये जो 2 वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन और इसराइल ईरान की, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे आर रीचिंग टू अ स्टेज where we are likely to see some kind of settlement in this particular war related activity. That is what we are likely to see. अगर ये सेटलमेंट बनता है तो अगले 6 महीने 12 महीने के बीच में एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो स्ट्रेस बना है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक रिलेटेड एक्टिविटीज व्हिच हैव गॉट डिसरप्टेड, आई थिंक दैट विल प्रोबेबली गेट क्लियर्ड अप एंड it should open up the possibilities on various front including exports for India. So मैं ऐसा समझता हूँ कि ये प्रक्रिया होनी जरूरी बनती है।
दोनों कंट्रीज यानी रशिया यूक्रेन और ईरान इजराइल, इन दोनों सेगमेंट के अंदर जो वॉर के हिसाब से डैमेज हुआ है, अगर ये वॉर का कार्यक्रम यहाँ पे अटकता है और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी मेहनत कर रहे हैं मीडिएट करने की, इसके परिणाम पॉजिटिव आते हैं, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि आएंगे, तो उसके साथ में एक चीज जरूर बनेगी कि आई थिंक ऑल दिस कंट्रीज विल रिक्वायर रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट, रीबिल्डिंग, और राइट। वहां पे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर एक अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। तो आई थिंक मैं प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से देखूं तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मे बी अपने को अगले 6 महीने में शायद नहीं दिखने मिले, बट आई थिंक 2 साल का नजरिए से देखे तो शायद ये पॉजिटिव रहना जरूरी बनता है। बिल्कुल। एक और सर चीज़ जो कि इंटरनेशनल मार्केट में चलती हुई दिखाई दी है वो गोल्ड और सिल्वर, काफ़ी अच्छे से ये कमोडिटीज़ चली हैं। क्या लगता है सर, क्या आउटलुक है आपका इन दोनों पर? एक्सेस लिक्विडिटी जो है वो कोई ना कोई जगह पे डेफिनेटली इन्वेस्ट होनी जरूरी बनती है। तो गोल्ड एंड सिल्वर इज क्लासिकली अट्रैक्टिंग एक्सेस लिक्विडिटी, क्योंकि दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट की अनसर्टेनिटी के कारण डेट में पैसे नहीं जा रहे, इक्विटी की वोलाटिलिटी और वेरिएशन के हिसाब से इक्विटी में पैसे नहीं जा रहे, तो फाइनली फॉर पार्किंग मनी ऑन अ सेफ होराइजन, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर फंड्स जा रहे हैं। उससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं, बिकॉज कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है दो कमोडिटी को जाने ऊपर जाने के लिए। मे बी मोर अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रीजन, टेक्निकल रीजन, आई थिंक एज फार एज द लिक्विडिटी ऑफ मनी इज कंसर्न, उसके हिसाब से दोनों कमोडिटी ऊपर जा रहे हैं। जी सर, पीएसयू शेयर्स में जो एक स्थिति आई थी वैल्यूएशन को लेकर, पहले तो एक रैली बनी और सवाल बाद बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट ने तो सवाल उसी रैली में ही उठाने शुरू कर दिए थे कि ये एक्सेसिव वैल्यूएशन पर जा चुके हैं, और अब चूंकि जब बबल जोन से ये बाहर आ रहे हैं और रिवर्स हो चुके हैं, क्या लगता है सर अभी भी बहुत सारी कुछ लगता है आपको पीएसयू अभी भी उस बबल से पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं ऑन द वैल्यूएशन साइड, या लगता है कि अभी बबल खत्म हो चुका है, अब थोड़ा शांत होंगे फिर रिकवर हो जाएंगे? देखिए, आई थिंक जो अक्टूबर महीने के अंदर सेलिंग आई है उसके अंदर करीबन 30% जितना ओवरऑल पीएसयू बास्केट के अंदर फॉल है, अप्रोक्सीमेटली, मे बी इन सम केसेस मोर। ओके, सो ये फॉल ऑलरेडी है। अगर उनका ग्रोथ देखे और उनके वैल्यूएशन देखे तो उसके अंदर एक डिस्कनेक्ट पहले भी दिखता था, आज की तारीख में भी दिखता है। मानता हूं कि 70, 80, 90, 100 पे प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन से वैल्यूएशन कम होके 50, 60 के बीच में आ गए हैं। बट उनका जो ग्रोथ है वो सभी भी हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि पीएसयू कंपनीज आर ग्रेट कंपनीज, बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस ग्रोथ मोर देन 15 to 20%। तो 15 से 20% का ग्रोथ कमाते हैं और आप 80 और 100 का वैल्यूएशन दोगे तो आपने डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा वैल्यूएशन दिया है। वो वैल्यूएशन कम होकर 30 के आसपास आना संभवित है। ऑलरेडी ये मार्केट करेक्शन के अंदर 40, 50 के आसपास ऑलरेडी वैल्यूएशन आ चुका है, शायद मोर देन प्राइस करेक्शन। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 1 या 2 साल के अंदर टाइम करेक्शन ज्यादा रहेगा ये कंपनी के अंदर, एंड मे बी दे विल बिकम रेंज बाउंड इन ड्यूरिंग दिस टाइम करेक्शन। So buying will have to be done in those companies only when the market price gives you a decent opportunity to enter into at a corrected price. So that I think आपका margin of safety जो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो आपको अच्छी तरह से काम में लग सकता है वो टाइम के अंदर। बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू। जिन लोगों के पोर्टफोलियो फंसे हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत कैश है, उसको डिप्लॉय किस तरह से करना है सर? एसआईपी मोड में करना है, या ये लेवल्स आ चुके हैं मार्केट के कि जहां पर अब 1-2 महीने में ही सारा डिप्लॉय कर देना है? नहीं, सिस्टमेटिकली आप डिप्लॉय करो ना। आई थिंक अपॉर्चुनिटी आपको हर महीने हर साल मिलने वाली है, ओके। तो आप क्यों एक साथ में सब पैसा डिप्लॉय करोगे? आप अलग अलग समय के अंदर अलग अलग फंड्स डिप्लॉय करते हैं, तो आई थिंक उसके आपके अंदर एक मजा भी अलग है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलती है। जी तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक इट शुड बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो रखना चाहिए। जी, देवेंद्र सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे जुड़कर हमेशा ही बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, एंड थैंक यू वेरी मच सर। माय प्लेजर विवेक, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक दिवाली की फिर से आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। आपको भी सर, मनी 9 की टीम से आपको पूरी दिवाली शुभ हो, और आपके आने वाला समय पोर्टफोलियोज में आपके क्लाइंट्स के लिए, सभी के लिए काफ़ी मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। तो ये दिवाली मुनाफे वाली, इसको यहाँ पर ही विराम देते हैं। नमस्कार।